कि वो पंचायत का सदस्य आदिवासी है, सरपंच भी आदिवासी है, तालुका का सदस्य भी आदिवासी है, तालुका पंचायत का प्रमुख भी आदिवासी है, जिला पंचायत का प्रमुख भी आदिवासी है, मगर वो या तो कांग्रेस पार्टी का है या तो बीजेपी का है। ये ध्यान रखो, या तो वो कांग्रेस पार्टी का है या तो वो बीजेपी का है। और जब तक वो कांग्रेस और बीजेपी का है, वो पार्टी लाइन के विरोध में जाकर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यदि उसने पार्टी लाइन के विरोध में काम किया तो अगले चुनाव में उसको वो टिकट मिलने वाला नहीं है। और आदिवासी आम जनता को ये जागृति नहीं है कि हमको इंडिपेंडेंट जो आदमी है उसको चुनकर भेजना चाहिए। ये जागृति हमारे लोगों के अंदर हम लोगों ने की नहीं। हमने अपना कोई संगठन नहीं बनाया, हमने अपनी कोई ताकत नहीं पैदा की, अपनी कोई शक्ति पैदा नहीं की, इसलिए वो जिला पंचायत का अध्यक्ष है। मगर इधर नांदेड़ में एक ट्राइब के महिला को समाज कल्याण का सभापति बनाया। उसने प्राइवेट में हमारे लोगों को बताया, मुझे कुछ करने ही नहीं देते, सब वही निर्णय करते, मुझे बाद में बताते, मुझे कुछ करने ही नहीं देते, सारा निर्णय वही करते हैं। और बाद में मुझे बोल देते हैं कि मैडम ऐसा ऐसा हमने कर लिया। निर्णय में हिस्सेदार भी नहीं बनाते, निर्णय ले लेते हैं और बाद में कम्युनिकेट कर देते। बात हमने उनको कहा आप भाग्यशाली है, कम से कम आपको कम्युनिकेट करते। ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है। वो लाल दिए के गाड़ी में घूम रहा है, आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, चपरासी है, खाना खिला रहा है, दरवाजा खोल रहा है, ड्राइवर कर रहा है, अच्छा कोठी दिया गया है, वो उसी में खुश है। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि हमारे लोगों को पावर के नाम पर पोजीशन दिया जाता है और वो पोजीशन को ही पावर मानता है, वो पोजीशन को ही पावर मानता है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा द पोजीशन एंड द पावर, द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड पावर। पोजीशन का क्या मतलब है? बढ़िया कोठी, लाल दिए की गाड़ी, एक चपरासी, एक कैबिन, एक ड्राइवर, दरवाजा खोलने के बाद उतरने के लिए, नमस्कार करने के लिए, ये जो है ये है पोजीशन। अच्छा, पावर का क्या मतलब है? आंतरिक और बाह्य प्रभाव से मुक्त रहकर निर्णय करने का अधिकार ही पावर है। आंतरिक और बाह्य किसी भी प्रभाव से मुक्त रहकर, स्वतंत्र होकर, मेरे समाज के लिए कौन सा अनुकूल है, मेरे समाज के फायदे में क्या है, वो किसी बाहरी और आंतरिक प्रभाव से मुक्त रहकर फैसला लेने का अधिकार ही पावर है। और वो जो लोग हैं पार्टी कांग्रेस या बीजेपी, वो एससी और एसटी के लोगों को नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेट का क्या मतलब है? देखो वो भी आपको बता देता हूं। दोज हु नॉमिनेट, पावर किसका है? दोज हु नॉमिनेट, जो नॉमिनेट करता है उसका पावर है। यदि कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट के आदमी को नॉमिनेट किया, यदि बीजेपी ने शेड्यूल ट्राइब के आदमी को नॉमिनेट किया, तो पावर पार्टी का है, जिसको नॉमिनेट किया उसका नहीं है। यदि उसने जिसको नॉमिनेट किया उसने पावर को एक्सरसाइज करने की कोशिश की तो उसका बंदोबस्त करते हैं और उसको उसके विरोध में बीच में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और लाकर उसको हटाया भी जा सकता है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने अपना सारा तकनीक बना के रखा हुआ है। इसलिए दोज हु नॉमिनेट, जो नॉमिनेट करता है उसका पावर है, जिसको नॉमिनेट किया जाता है उसका पावर नहीं है। तो ये जो जॉइंट इलेक्टेड है ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है। हमारे कितने पढ़े लिखे लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन एंड रियल रिप्रेजेंटेशन का फर्क समझ में आता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात बता रहा हूं, गांधी ने 24 सितंबर 1932 को जॉइंट इलेक्टेड अनुसूचित जाति के लोगों पर थोपा और फिर आदिवासियों ने जॉइंट इलेक्टेड आदिवासियों को दिया जाना चाहिए। ऐसी कोई डिमांड किए बगैर आदिवासियों को कांग्रेस के अनियंत्रित बहुमत ने, जो ब्राह्मणों के नियंत्रण में था, उन्होंने जॉइंट इलेक्टेड आदिवासियों को लागू किया। और जॉइंट इलेक्टेड लागू करने के बाद आदिवासियों को क्या हुआ? जैसे अनुसूचित जातियों में दलाल और भड़वे पैदा होना शुरू हुआ, वैसे ही दलाल और भड़वे आदिवासियों में पैदा होना शुरू हो गया। जो लोग दलाल और भड़वे होते हैं वो दलाल और भड़वे पैदा करने वाले लोगों की ताकत है। दलाल की अपनी कोई ताकत नहीं होती है, जो दलाल पैदा करता है उसकी ताकत होती है। दलाल में जीनियन कैपेसिटी नहीं होती है, जो दलाल पैदा करता है क्षमता उसकी है, उसकी पावर है। इसलिए वो जो पावरफुल आदमी है वो नॉमिनेट करता है।
इसलिए वो कमजोर से कमजोर आदमी को नॉमिनेट करता है, और जो आदमी कमजोर से कमजोर नॉमिनेट किया जाएगा वो पावर को समझने वाला ही नहीं होता है, तो एक्सरसाइज कहां से करेगा? अंडरस्टैंडिंग द पावर एंड एक्सरसाइजिंग द पावर। जब उसको पावर समझ में ही नहीं आता तो एक्सरसाइजिंग कहां से करेगा? ये बातें हमारे लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये जॉइंट इलेक्टेड रूट कॉज है, और यदि जॉइंट इलेक्टेड में ज्यादा एससी और एसटी का पढ़ा लिखा आदमी हो तो वो ज्यादा से ज्यादा धोखेबाज होता है। ये हमारे महाराष्ट्र में मुनगेकर है, वो डॉक्टर है, पीएचडी है। डॉक्टर मुनगेकर का नाम कुछ लोगों ने सुना होगा, महाराष्ट्र के कुछ लोग आए हैं। वाइस चांसलर था पूना का, पूना की यूनिवर्सिटी बम्बनो की यूनिवर्सिटी है, बम्बनो की यूनिवर्सिटी का वो वाइस चांसलर था। पूना में भी शायद कुछ दिन था, फिर बाद में उधर बॉम्बे में था। तो इस तरह से मुनगेकर एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, और बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत ज्यादा बेईमान है। क्यों? उसके मालूम है अगर मैं ऐसा बेईमानी नहीं करूंगा तो कांग्रेस मुझे टिकट नहीं देगी, ज्यादा बेईमानी करूंगा तो गारंटी से अगली बार भी मिलेगी। तो अब क्या है, बेईमानों में, धोखेबाजों में दुनिया में वैसे कंपटीशन है, बेईमानों में भी कंपटीशन है, धोखेबाजों में भी कंपटीशन है। ये मेले का एक चुनाव क्षेत्र है, 10 चुनाव लड़ने वाले हैं, इसका मतलब 10 धोखेबाज है। 10 धोखेबाज में से कांग्रेस को और बीजेपी को एक धोखेबाज को चुनना है। अब जो सबसे ज्यादा धोखेबाज होगा उसी का नंबर लगेगा ना। देखो मैं बहुत खास बात बता रहा हूं, काल्पनिक नहीं है, ये हाइपोथेटिकल बात नहीं बोल रहा हूं। पार्टी में काम करते वक्त करते करते 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो 10 लोगों का बीजेपी और कांग्रेस को अनुभव होगा ना कि इसमें से कौन आदिवासी ज्यादा धोखेबाज आदमी है। और धोखेबाजी पार्टी को नहीं, पार्टी का निष्ठावान आदिवासियों के प्रति धोखेबाजी। दो बातें, 2 गुण होना चाहिए। एक वो आदिवासियों के साथ धोखेबाजी करने वाला होना चाहिए, मगर निष्ठावान होना चाहिए पार्टी के प्रति। ये 2 गुण जरूरी है। तो उसमें कंपटीशन होता है धोखेबाज लोगों में, जो ज्यादा धोखेबाजी करने वाला होता है पार्टी उसको नॉमिनेट करती है। जब ज्यादा धोखेबाज को नॉमिनेट करती है तो ज्यादा धोखेबाज आदमी तो पहले से जानबूझकर उसको सिलेक्ट किया गया है, तो वो आदमी आदिवासियों का काम करेगा। जैसे अनुसूचित जाति के ज्यादा से ज्यादा धोखेबाज, जैसे जगजीवन राम का नाम हमने सुना, बाबा साहब आम्बेडकर के विरोध में कांग्रेस ने जगजीवन राम को पैदा किया। ये नेशनल लेवल का दलाल था, ये राष्ट्रीय स्तर का दलाल था। अब आदिवासी में ऐसा कोई दलाल तो मैंने राष्ट्रीय स्तर का देखा नहीं, मगर आदिवासियों के अभी राष्ट्रीय स्तर के या अनुसूचित जाति में भी अभी सोनिया जी ने सुशील कुमार शिंदे जो है जगजीवन राम की जगह उसको रखा है, अभी रखा है। जगजीवन राम और सुशील कुमार शिंदे में बहुत अंतर है, तो उसको लोकसभा में विरोधी दल का नेता बनाया सोनिया ने। बाद में देखा कि ये उधर पार्लियामेंट में जवाब ठीक से नहीं दे रहा है, तो जवाब देने की जिम्मेदारी चिदम्बरम की लगाई, नेता विरोधी दल की जिम्मेदारी सुशील कुमार की लगाई। जवाब उसको देने के बजाय जवाब देने की जिम्मेदारी चिदम्बरम की लगाई पार्लियामेंट में। चिदम्बरम जो है वो साउथ इंडिया का वैश्य है, बढ़िया आदमी है, होशियार आदमी है, हार्वर्ड में पढ़ा लिखा है, बढ़िया अंग्रेजी, अमेरिकन अंग्रेजी बोलता है, तो उसको जवाब देने के लिए रखते हैं। तो इस तरह से ये जानकारी रखने के लिए सारी विस्तार से आपको बता रहा हूं। तो रियल रिप्रेजेंटेशन और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन, जिसको बाबा साहब आम्बेडकर ने दलाल कहा, बड़वा कहा, पिट्ठू कहा, पिछलग्गू कहा, चमचा कहा और कुत्ता भी कहा, पूछ हिलाने वाला। और मैं देहाती आदमी, किसान का बेटा हूं, तो मैं आपको बताता हूं, ये जो एमएलए एमपी एससी एसटी के हैं, ये खस्सी किए हुए लोग हैं। यानी एमएलए की टिकट बाद में दी जाती है, पहले खस्सी करते हैं। मैं किसान का बेटा हूं इसलिए जानता हूं कि घर में गाय का जो बच्चा ताकतवर होता है उसको पहले खस्सी करते हैं, फिर उसको बैल बनाते हैं, फिर उसको जोतते हैं। जो इधर आदिवासी किसान होंगे वो जानते होंगे इस बात को। तो ये जो एमएलए एमपी है हमारे एससी एसटी के, खसी किए हुए लोग हैं, और आप लोग खसी किए हुए लोगों को कह रहे हो कि यह हमारा काम करे, ये पैदा करने लायक है। आपको ये सिस्टम समझने के लिए बोल रहा हूं। हमारे जो लोग चुने जा रहे हैं इसका मूल कारण सिस्टम है। सिस्टम का नाम है जॉइंट इलेक्टोरेट। जॉइंट इलेक्टोरेट का मतलब है आदिवासी के लिए सीट रिजर्व होगी, मगर चुनकर भेजने का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को होगा।
अब ब्राह्मण आदिवासियों, ऐसा आदिवासी चुनेगा जो ब्राह्मण के विरुद्ध में जाके संसद में बोलेगा, ब्राह्मण की व्यवस्था को खतरा पैदा करने का काम संसद में जाकर के करेगा, ऐसे आदमी को ब्राह्मण चुनेगा? ऐसा तो चुनेगा नहीं। वो नॉमिनेट करेगा और नॉमिनेट करते वक्त ध्यान रखेगा कि हमारी व्यवस्था को बरकरार रखने का काम करे। ये बात आप लोगों को, वो कम जानकार है इसलिए आदिवासी काउंसिल में बोल नहीं रहा है, ये बात सही नहीं है। दूसरी बात, इस भ्रम का भी हम लोगों को त्याग कर देना चाहिए कि उन लोगों को समझाने से वो समझ में उनको आ जाएगा। हमारे साथी ने कहा कि उनको समझाना चाहिए, उनको समझाने से समझ में आएगा। ये जो हमारे साथियों का सोचना है वो उनको पहले से ही समझ है। क्या समझ है? कि हमको इनके व्यवस्था के विरोध में काम नहीं करना है। ये समझ के वो गया है, हमको इनके व्यवस्था के विरोध में काम नहीं करना है, ये समझ के उधर गया है। उसको मालूम है यदि मैंने ऐसा किया तो मुझे टिकट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा एक बात है, हो सकता है पार्टी ने या सरकार ने मेरी कोई फाइल तैयार की हो, पुलिस को बताकर वो फाइल दे देंगे, मुझे अंदर साली पुलिस में अंदर डाल देंगे। फाइल तो होती है, कांग्रेस वालों के साथ तो फाइल होती है? सबकी फाइल होती है। और उसको अगर ज्यादा बोलने वाला आदमी है तो उसको हड्डी डाल देते हैं। अगर मान लो थोड़ा बोल रहा है तो हड्डी डाल देते हैं। अब कुत्ता भौंक रहा है, अगर उसको हड्डी डाल दो तो क्या होगा? एक साथ भौंकेगा भी और हड्डी भी चूसेगा, एक साथ दो बात करेगा। कैसे करेगा? अगर मुंह से बोल रहा है, भौंक रहा है, उसके मुंह में हड्डी डाल दो, हड्डी चूसेगा ना। अरे भाई, जिस मुंह से भौंक रहा है हड्डी डाल दो। हजारों साल से राज कर रहे हैं वो लोग, उसकी इतनी अकल नहीं है उनको, वो हड्डी डाल देता है। अब हड्डी डालते ही वो हड्डी को चूसना शुरू कर देता है। अब चूसेगा तो भोगेगा कैसे बताओ? एक साथ दो काम तो नहीं कर सकता। अरे हड्डी चूसेगा तो भोग नहीं सकता, और भोंकेगा तो फिर इसका मतलब उसके मुंह में हड्डी नहीं है और हड्डी के लिए भोंक रहा है। हड्डी मिल गई तो वो भोंकना बंद कर देगा और हड्डी को चूसना शुरू करेगा। हड्डी को चूसते चूसते क्या होगा? हड्डी में कुछ होता तो नहीं है। हड्डी में होता है कुछ? हड्डी में कुछ भी नहीं होता। जब वो हड्डी को चूसता है, चूसता है, चूसता है और दांतों से जब हड्डी को चबाता है तो हड्डी के टुकड़े होते हैं। जब हड्डी के टुकड़े होते हैं तो जीभ को लगते हैं तो उसके जीभ से खून निकलता है। उसका खून है तो उसको क्या लगता है? साला बहुत बढ़िया माल है, उसका ही खून है। उसको लगता है साला हड्डी में साला बहुत, ये तो बड़ा गरम गरम लग रहा है। अब वो खून निकलता है, गरम ताजा खून होता है तो गरम गरम तो होगा ही। तो उसको लगता है अरे तो साला बढ़िया है। तो ये हड्डी हमारे समाज की है। जब हमारे समाज को चूसेगा, हमारे समाज को चूसेगा ना। ये तो 65 साल से ऐसे हो रहा है। और कितने आदिवासी और एससी के लोगों को यह पता है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने ये व्यवस्था 10 साल के लिए बनाई थी। तो ब्राह्मण क्या प्रचार करते हैं? सर्विसेज का रिजर्वेशन, नौकरियों का रिजर्वेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन का रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन 10 साल के लिए था। झूठ है। एक कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी मैंने जानबूझकर इधर रखे, इसको पढ़ लेना। 330, 332, 334, 335 पढ़ लेना। आर्टिकल के साथ बोल रहा हूं, पढ़ लेना। आपको मिल जाएगा कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के बाद समाप्त हो जाता है। 10 साल के बाद समाप्त हो जाता है। ए बाबा साहब ने लिखा। क्यों समाप्त नहीं हुआ?